घोष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शारीरिक विभाग का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानपुर प्रांत द्वारा उत्तर भारत का पहला स्वर संगम घोष शिविर दिनांक 8 अक्टूबर 2022 से आगामी 10 अक्टूबर 2022 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म कॉलेज में आयोजित है। हम सब घोषवादकों को यह ज्ञात होना चाहिए कि अपने घोष में और भारतीय वाद्य एवं जो अंतर्राष्ट्रीय वाद्य हैं वो क्या होते हैं, इनका क्या प्रयोग होता है, कैसे बजते हैं, उसके निमित्त ही आज यहाँ पर सुब्बू श्रीनिवास घोष प्रदर्शनी आयोजित है। इस प्रदर्शनी में कुछ विलुप्त वाद्य, कुछ आज की तारीख में जो प्रचलन में वाद्य हैं वो और अंतर्राष्ट्रीय वाद्य आपके सामने प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में प्रत्येक वाद्य का परिचय, वो कैसे उपयोग होते हैं, वो हमारे श्री दीपक राजपूत जी और श्री मनीष कुमार जी जो कि स्थानीय एसजीएम इंटरनेशनल स्कूल में संगीत विभाग में टीचर हैं, आचार्य हैं, वो आपको पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय में हैं साथ में, और आज जो है आपको वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पर मैं आपको कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। आइए, जिस तरह ये आप ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, आपने बहुत लाइव शो में देखे होंगे, बहुत सारे कार्यक्रमों में देखे होंगे। ऑक्टोपैड जो है आपने बहुत आज से 40, 50, 60 साल पहले एक ड्रम चलता था प्रोग्रामों में, ड्रम जाज इसको बोलते थे। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इसमें सब कुछ आ गया है ड्रम पे, तो आपको इसमें ड्रम, पैड, मृदंग, ढोलक और परकशंस, इसके कई साउंड इस पर होते हैं। ये इसका एडाप्टर है, इसका एडाप्टर ये बिजली से चलता है और ये स्टिक के माध्यम से ये इस पर बजता है। दूसरा आप ये देख रहे होंगे कॉन्गो भी आपने कई जगह लाइव शो में देखे होंगे। कॉन्गो ये 3 पीस का कॉन्गो है। ये इसका जो ये लकड़ी का हिस्सा होता है, ऊपर ये खाल होती है, बकरे की खाल होता है। ये आप कैजोन बॉक्स देख रहे हैं, ये कैजोन बॉक्स है। मैं इसको बताता हूँ, ये कैजोन बॉक्स है। ऊपर का ये जो बीच का हिस्सा होता है, इसका बीच का हिस्सा मोटा होता है, इससे बेस का साउंड आता है। और ये ऊपर का जो हिस्सा होता है स्नेयर, जो पतली आवाज़ आता है। आजकल के समय में बॉलीवुड में आपने नए गानों पे अनप्लग्ड नाम सुना होगा, गानों में ये यूज़ होता है, करते हैं। दोस्तों, ये पखावज है, ये हमारा बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट है। ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये बायां है। बाएं में इसके अंदर आटा लगता है, आटा लोग लगाते हैं। ये भी पूरा खाल का होता है और इस पर स्याही लगती है, ये इसका मैदान है, ये चाटी है। ये हमारे हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो बजाने का स्टाइल वो अधिकतर खुला ही बजाते हैं इसको, दा दा दिन ता तिक दा। तो ये पखावज है। अब मैं आपको बहुत ही प्रचलित और बहुत ही नामी, मैं आपको आप लोग सभी लोग जानते होंगे इसको, तबला जो है ये बायां है, ये चाटी है, ये अधिकतर आप लोग जानते हैं। इसमें स्याही लगता है, इस पर भी स्याही होती है। ये बीच का हिस्सा मैदान है, इस पर गजरा होता है, ये इसकी बद्दी होती है इसको ट्यून करने के लिए, ये इसकी गिंडी है। इसी तरह चाटी में भी ये स्याही है, ये मैदान है, ये इसकी चाटी है। इसको इस उंगली से हिट करते हैं तो इसका साउंड आता है। ये इसके गट्टे हैं, गट्टे हम लोग हथौड़ी से ट्यून करते हैं तो उस पर सुर पे मिलाया जाता है। ये इसकी बद्दी है। ये हमारे हिंदुस्तानी संगीत में तबला जो है दोस्तों
हर गायन शैली में इसका प्रयोग होता है। आप चाहे फिल्मी गीतों पे ले लीजिए, चाहे कव्वाली ले लीजिए, चाहे भजन ले लीजिए, चाहे गज़ल ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ये इंस्ट्रूमेंट राजा इंस्ट्रूमेंट है। मैं अपने शब्दों को मैं जो कह रहा हूँ, ये ताल कैरवा है। हाँ, कैरवा है। नहीं, धागे नाके दिन जो है उसका शुद्ध बोल है, धागे नाती नाका दीना, धागे नाती नाका दीना। और इसके जो प्रकार बसते हैं इसमें दिन दिन ताता तित धाता दिन ताता, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये इंस्ट्रूमेंट हर गायन शैली में यूज होता है। ये कौन सा है? ये दादरा हो गया। ये मतलब ये कहते हैं हाँ। वाद्य यंत्रों का राजा है ये। जी, तबला इसके क्योंकि तबले एक अब ताल जो होती हैं जी, एक ताल बजा के दिखाइए जो बजाया तो मैंने बजाया। मैंने आपसे बोला ना कि ये तबले को मैं इसलिए राजा कहता हूँ। एक आप धुन निकाल के इसमें हाँ, दिखाइए। मैं अभी ये कैरवा ताल है, ये आपको कव्वाली, भजन, कीर्तन सब में दिखेगी। और इसका उपयोग क्लासिकल में भी करते हैं। 3 ताल, दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा। मैं इसीलिए इसको कह रहा हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट को इसलिए राजा कहते हैं क्योंकि ये सभी गायन शैलियों में ये उपयोग किया जाता है। बस सारे वाद्य यंत्रों के साथ में इसका हाँ, सभी जगह। हाँ, अब जिस तरह ये ढोलक हमारे बॉलीवुड संगीत फिल्मी दुनियाओं में ढोलक का बहुत ही उपयोग किया है। हमारे कई संगीतकारों ने इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। जैसे सबसे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हमारे शंकर जयकिशन साहब, आर.डी. बर्मन साहब, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टरों ने इनको ये ढोलक जो आप देख रहे हैं, ये रस्सी वाली ढोलक है। ये रस्सी की ढोलक है और ये आंकड़े वाली ढोलक है। इस पे रिंच का प्रयोग होता है। ये रस्सी वाली ढोलक जो होती है ये रिकॉर्डिंग के लिए, और अधिकतर जो बड़े प्रोफेशनल सिंगर होता है, अभी आप ये हमारा ये जो चित्र देख रहे हैं, ढोलक वादक हमारे गिरीश विश्वा सारेगामा में बजाते हैं। बहुत ही बड़े प्लेयर और बहुत ही सीनियर प्लेयर है। इसमें नेट भी लगा हुआ, रस्सी हाँ, लगी हुई है। ये छल्ले लगे हुए, छल्ले से ट्यून होता है। ये इसमें नट इसलिए लगा हुआ है, इसको ट्यून करते हैं, बेस टाइट करते हैं। जिस तरह ये लगा ना, कुछ ढोलक क्या होती है पूरी पहले रस्सी वाली होती थी। अभी क्या होता है कि कुछ इसमें जो है आंकड़े लगा देते हैं क्योंकि बेस को किसी को बहुत ज़्यादा चढ़ा होता है, किसी को संगीत कार्यक्रम हुआ करता था उसमें पूरी रस्सी हुआ करती थी। देख रहे हैं कि दोनों मिक्स इसका। हाँ, दोनों। इसका ये बीच का जो हिस्सा है वो लकड़ी का होता है। और लकड़ी, सागवान, पका आम, कटहर समान तौर पर यूज होने हाँ, यूज़ वाले हैं। ये भी हमारे बॉलीवुड और भारतीय संगीत में ढोलक का बहुत उपयोग होता है। ताल इसमें चलती है, वही ताल इस पे चलती है, सेम है। कोई अलग से नहीं है। हाँ, ये आप डुग्गी देख रहे हैं। ये डुग्गी जो है आपको देखते होंगे, सपेरे लोग बजाते होंगे। इसको जो है इस तरह टाइट करते हैं, उंगली से टाइट करके। हम छोटे थे तो इस प्रकार के लोग बताएं हाँ, आया करते थे, वो बजाते हैं, बजाया करते थे तुम्हारे। हाँ, तो ये और हमारे भारतीय संगीत में भी इसको काफ़ी गानों में यूज़ किया गया है। आप कई पुराने गाने अगर आप सुनेंगे, आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्राचीन हाँ, प्राचीन भी कह सकते हैं इसको। और वर्तमान समय में आप इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, अब आपको अभी तक तो भारतीय इंस्ट्रूमेंट आपको देख रहे थे, अब ये अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है। ये दरबुका है। दरबुका अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है। ये दरबुका और ये जैम्बे है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे दोनों का साइज एक ही जैसा है और इसमें अलग अलग नाम क्यों है? दरबुका इसलिए है क्योंकि दरबुका में जो खाल का यूज़ होता है वो इसकी खाल जो होती है ट्रांसपेरेंट खाल होती है। ये देखिए हम आपको अभी दोनों का साउंड सुनाएंगे। इसको एक बार पकड़िए, ये देखिए। इसका साउंड आप सुन रहे हो क्या, बड़ा हाई नोट पे बज रहा है। अच्छा, अभी जो बजा रहे थे अभी, जी। मतलब एक तो अपने कहते हैं भारतीय से वाद्य यंत्र हैं, जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गए, उनमें तालें बजती हैं। तो ये अफ्रीका में जो बजाया जाता है तो उसमें क्या, उनको क्या बोलते हैं? ताल बोलते हैं? देखिए, बोल क्या होते हैं? एक्चुअल में हमने बोला जो हम लोग इंडियन है वेस्ट, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट वेस्टर्न है। लेकिन बस वो बज रहा 8 मात्रे मेरा है। धिंग धिंग तकिन के धाक धड़ाक चिक धागे नाती ना का देना, वो बात मीटर 8 ही बज रहा है। लेकिन उसका ये हाँ, अब ये देखिए, ये अभी आपको दरबुका दिखाया। अब ये जैम्बे,
ये देखिए खाल है, ये मोटी ये खाल है, इसमें खाल यूज़ करते हैं, इसमें खाल यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए दरबुका ये इसका साउंड मोटा आता है, ये बेस स्टाइल पे आता है। ये इसका स्टैंड है और अफ्रीका का बहुत ही प्रचलित इंस्ट्रूमेंट है ये दरबुका। ये खाल बकरे की अधिकतर, इस पे देखिए मुख्य कलाकार अपने हैं जेम्बे, ये आपने देख रहे होंगे, मंदिका जाति जिन्हें मूमू के नाम से भी जाना जाता है, इसको मूमू भी कहते हैं। मूमी का अभी मैंने सब वाद्य यंत्रों के मैं आपका पीछे वो लगाया हुआ है, आप सभी वाद्य यंत्रों के बारे में पीछे इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी पूरा डिटेल आपको जानकारी हाँ आप नोट कर सकते हैं। ये अब आइए मैं बता ये अब आते हैं परकशंस। संगीत क्षेत्र में जो कहीं भी आप जो फिल्मी दुनिया में सोचते हैं तो इसका बड़ा महत्व होता है परकशंस का। परकशन में ये देख रहे हैं आप, ये लेदर घुंघरू है, लेदर घुंघरू आप इस पे ये बीच में लेदर है, चमड़े का है और बीच में घुंघरू फंसा हुआ, ये कई गानों में बजता है। ये देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का एक परकशन है। बना काहे का ये आप देख रहे हैं गरी के गोले को छोटे सुखा के इसको बनाया जाता है। ये देखिए टूट भी जाता होगा, अब टूट जाता है अभी। मजबूत है ये देखिए घुंघरू, इसका क्या नाम? ये काऊ बैल है, इसको कई गानों में इसका प्रयोग किया गया है। ये सहायक, ये भी घुंघरू ये पैर में बांधा जाता है? नहीं पैर पे नहीं बजाया जाता, इसको घुंघरू कई गानों में हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग कई गानों में इसको यूज़ करते हैं। ये भी घुंघरू एक प्रकार का, ये इस तरह यूज़ करते हैं इसको, ये लंबा लकड़ी वाला घुंघरू है। तो उसमें पैर वाले में इसमें क्या अंतर है? स्केल का फ़र्क है, देखिए इसका साउंड देखिए और इसका साउंड देखिए, ये थोड़ा सा हाई नोट पे है, ये थोड़ा सा लो नोट पे है। देखिए सब इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना एक अलग अलग है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे चिल्ला के बात करूंगा तो वो नोट अलग हो जाएगा, इसी तरह इंस्ट्रूमेंट का भी अपना एक वो है। ये आप देख मतलब आपका डिफरेंस है। हाँ, ये मरकस देखिए, नवदुर्गा मरकस, ये बहुत प्राचीन मरकस है ये। ऐसे हो जाते हाँ हैं, ऐसे बजाते हैं। अधिकतर इसको गाने में बजाते हैं हम लोग। हाँ ये मैं बजाता हूँ, ये देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसका जो टाइमिंग चल रहा है वो 6 में चल रहा है, दादरे में, हिंदी में दादरा और अपना वेस्टर्न में बोल देते हैं वॉल्स। 1 2 3 1 2 3 इसको यूज़ करते हैं, कई गानों में यूज़ होता है। ये देखिए ये प्लास्टिक का एक मरकस है, सबका अलग अलग साउंड होगा। ये देखिए इसका स्केल देखिए, ये थोड़ा सा नीचे नोट का है, ये उससे थोड़ा ऊपर है और ये सबसे ऊपर है, तो सबका अपना अपना साउंड है। ये लकड़ी का है, वो सब लकड़ी का है, ये प्लास्टिक का है। ये एक शेकर देख रहे हैं, ये भी हाई नोट पे बजता है, छोटा सा है। ये देखिए खंजरी, आपको नॉर्मल अपने घरों में आप खंजरी देखते होंगे। और हमारा मंजीरा, हमारे हिंदुस्तानी संगीत में मंजीरे का बड़ा प्रयोग किया जाता है। आप जितने भी भजन सुनते हैं उस पर मंजीरा बजता है, बजाता है। हाँ निकल आई तो अपने ढंग से बजाओ। इसके और भी अलग अलग वैरायटीज़ आते हैं। हाँ क्या होता है? इसका बजाने का तरीका ये है, देखिए 1 2 3 4 1 2 राम राम राम। ये देखिए अगर ये बजता तो राम धुन की भी याद आती है, राम 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 राम। ये है रेन स्टिक, ये जो इंस्ट्रूमेंट है परकशन की श्रेणी में आता है। ये आपको ऐसा लगेगा पानी की आवाज़ आ रही है, देखिए इसका साउंड, ये पानी का साउंड होता है। और आइए, ये ढपली नहीं है, ये साउथ का एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं खंजीरा। जिस तरह हमारे उत्तर भारत में हम लोग तबला यूज़ करते हैं, साउथ का बहुत ही खास इंस्ट्रूमेंट है, जिसके बारे में मैंने डिटेल से इसको लिखा हुआ, गोविंदराव हरिशंकर जी। ये खंजीरा है, मनकुंडिया पिल्लई ने इसे संशोधित किया। उन्होंने इस वाद्य यंत्र को कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बजाने योग्य बनाया। अभी मैं इसका साउंड आपको सुनाता हूँ, ये देखिए। अच्छा, आपको इसकी एक बहुत खास चीज़ बताऊँ, शंकर जी, ये जो है
आपको ऐसा लगता है जो डमरू जो हमारे यहाँ बजते हैं वो उसकी आवाज़ जैसी लगती है। इसकी जो खाल है वो बिचखापड़ की खाल होती है। आप पूछो कि बिचखापड़ की खाल क्यों होती है? क्योंकि बिचखापड़ की खाल क्या होती है, बड़ा स्ट्रेचेबल होती है, वो थोड़ा सा मूव करती है। ये देखिए, लो पिच पे ये मैं आपको एक बहुत ही आधुनिक इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ। आपने कई लाइव शो में देखे होंगे ये इंस्ट्रूमेंट। और इस इंस्ट्रूमेंट की भी एक चीज़ आपको बता दूँ, ये इंस्ट्रूमेंट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। मैं आपको इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट जो है इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन हमारे भारतीय संगीतकारों ने इसका बाखूबी बहुत ही प्रयोग किया है। खासकर मैं अपने आर.डी. बर्मन साहब का, पंचम दा का, उन्होंने अपने संगीत में ड्रम को बहुत ही यूज़ किया है। तो मैं कुछ ड्रम के बारे में बताता हूँ। ये आप जो बड़ा हिस्सा देख रहे हैं ये इसका बेस है। ये देखिए, इसका यहाँ पर पैडल है यहाँ पर। ये देखिए, ये इसका पैडल यहाँ पर हिट करते हैं उसको, ये पैडल है। ये इसका टॉम, इसका हाई-एट, साइड ड्रम, स्नेयर और चोक। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आपको कई वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी दी, इंडियन इंस्ट्रूमेंट और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट। तो अभी मेरे साथ आपको आगे की जानकारी देंगे हमारे साथी दीपक राजपूत जी, जो आपको वायलिन, सितार और जितने भी स्लाइडिंग इंस्ट्रूमेंट है और जितने भी वाद्य यंत्र हैं आपको बारे में वो आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। आप जिस वाद्य यंत्र को देख रहे हैं, ये ज़ाइलोफ़ोन है। ये धातु का बना हुआ ज़ाइलोफ़ोन है, लेकिन ज़ाइलोफ़ोन लकड़ी के बने हुए भी ज़ाइलोफ़ोन आते हैं और उसमें से भी इसी तरह की मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। ये जो एक वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं, इस वाद्य यंत्र का नाम मेलोडिका है और ये बहुत पुराना वाद्य यंत्र नहीं है। इसका आविष्कार अभी कुछ समय पहले ही 1950 के आसपास हुआ था और हॉनर ने इसका आविष्कार किया था। ये फूंक के बजाए जाने वाला एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसकी आवाज़ बहुत ही मधुर होती है। तो ये थी मेलोडिका। ये शहनाई, जिसका जन्म कि भारत में नहीं हुआ है लेकिन बहुत ही लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में एक है और भारत में इसकी लोकप्रियता चरम पर है। शहनाई के सबसे प्रसिद्ध वादक समझे जाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। और ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसका नाम एकॉर्डियन है और ये इंस्ट्रूमेंट अभी लुप्त होने की कगार पर है। ये बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन आने के बाद वेस्टर्न म्यूज़िक से भी एकॉर्डियन ख़त्म हो गया और इंडियन म्यूज़िक में भी बिल्कुल ना के बराबर यूज़ होता है, जबकि इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी होती है। थोड़ा सा भारी होता है जैसा कि आप देख रहे हैं और इसको इस तरह से 2 बेल्ट से बांध करके तब बजाया जाता है। इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। और एकॉर्डियन के बाद जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं
इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, इसने तो संगीत की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला करके रख दिया है। इस इंस्ट्रूमेंट के आने के बाद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का अस्तित्व ही ख़त्म हो गया है और ये अकेला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिसमें सारे वाद्य यंत्र, करीब करीब सारे वाद्य यंत्रों की आवाज़ इसमें से निकाली जा सकती है। पियानो से लेके हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड से निकाली जा सकती है। तो अभी एम्पलीफायर अटैच नहीं है, इसलिए मैं आपको सुना नहीं पा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं दूसरे वाद्य यंत्र की तरफ। क्लैरनेट बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, लेकिन ये आजकल ये भी चलन में नहीं है। एक समय में क्लैरनेट के बगैर कहीं वेस्टर्न म्यूज़िक में भी कोई गीत रिकॉर्ड नहीं होता था और इंडियन म्यूज़िक में भी कोई गीत रिकॉर्ड नहीं होता था। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड आने के बाद क्लैरनेट का चलन भी बहुत कम हो गया है। क्लैरनेट भी एक सुशीर वाद्य है और जोहान क्रिस्टोफर डेनर ने इसका आविष्कार किया था। उन चीज़ों के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, बाँस से बना हुआ वाद्य यंत्र भारत में बहुत प्रचलित, सबसे ज़्यादा प्रचलित वाद्य यंत्रों में बांसुरी आती है, बाँस से बनी हुई। और पहले ये लोक वाद्य यंत्र हुआ करता था। लोक गीतों में और लोक संगीतों में बांसुरी का प्रयोग होता था। स्वर्गीय पंडित पन्नालाल घोष ने बांसुरी के छोटे से स्वरूप में, पहले बांसुरी का स्वरूप इस तरह से हुआ करता था, इतनी छोटी बांसुरी, लेकिन पंडित पन्नालाल घोष ने बांसुरी को थोड़ा बड़ा किया और इसको ऐसा बनाया कि ये भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयोग हो सके। कीबोर्ड आने के बाद भी बांसुरी के अस्तित्व पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये उसी तरह लोकप्रिय है जैसे पहले हुआ करती थी। इसकी आवाज़ बहुत ही मधुर होती है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये थी बांसुरी। ये एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसकी आवाज़ बहुत ही मधुर है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी इसमें एम्पलीफायर नहीं अटैच है, इसलिए इसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको बजाने का तरीका मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इस वाद्य यंत्र को बुलबुल तरंग कहते हैं और इसको एम्पलीफायर से जोड़ने पे ही इसकी आवाज़ आती है, क्योंकि इसका अपना कोई थुम्बा नहीं होता। जैसे एकॉस्टिक गिटार या तानपुरा सितार में अपना थुम्बा होता है जो उस आवाज़ को क्रिएट करता है, तो उस तरह का कोई थुम्बा ना होने की वजह से ये बिना एम्पलीफायर के आवाज़ को क्रिएट नहीं करता ज़्यादा। तो ये इस तरह से बजाया जाता है। इसका हाथ रखने का ये स्टाइल होता है और प्लकिंग का ये स्टाइल होता है। तो ये है आपके सामने बुलबुल तरंग। ये बुलबुल तरंग के बाद आप देखेंगे कि मैंडोलिन भी अभी बहुत कम यूज़ होता है। पहले के ज़माने में मैंडोलिन बहुत यूज़ होता था, लेकिन ये भी इलेक्ट्रिक मैंडोलिन है, तो बगैर एम्पलीफायर के, बिना एम्पलीफायर के इसकी भी अपनी आवाज़ क्रिएट नहीं होगी। और ये माउथ आर्गन, जिसको घोष में सभी लोग मुख्य संवादिनी के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है और इसकी आवाज़ बहुत अच्छी हार्मोनिक आवाज़ होती है, हार्मोनिक क्रिएट करते हुए, इसलिए इसका नाम हारमोनिका रखा गया, जिसे बहुत सारे लोग माउथ आर्गन के नाम से भी जानते हैं। घोष में इसको मुख्य संवादिनी कहते हैं। इसकी आवाज़ सुनिए, बहुत ही सुंदर आवाज़ है। इस यंत्र को भी हमने प्रदर्शित किया हुआ है। तो ये था माउथ आर्गन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ। ये हवाइन गिटार है। इसको हाथ में
प्लेट्रम, स्टील का प्लेट्रम पहन करके स्टील रॉड की सहायता से बजाया जाता है। और इसके बगल में रखा हुआ है एकॉस्टिक स्पेनिश गिटार। एकॉस्टिक स्पेनिश गिटार एकॉस्टिक स्पेनिश गिटार रिदम बजाने के लिए ख़ास तौर से यूज़ किया जाता है और ये बहुत पहले के समय से वेस्टर्न म्यूज़िक से लेकर के और अभी तक के म्यूज़िक में इसका यूज़ होता रहा है और यूज़ हो रहा है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम एक तारे की तरफ। ये तो बहुत ही प्राचीन भारतीय वाद्य है। आपने देखा होगा कि मीराबाई जी इसी वाद्य यंत्र को इस्तेमाल करती थी, प्रयोग करती थी अपना गाना गाने के लिए। इसकी आवाज़ कुछ इस तरह होती है। इसके बाद आपके सामने वायलिन रखा हुआ है। वायलिन पश्चिमी सभ्यता से हमारे यहाँ पर आया है, तो लेकिन इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है और वायलिन का भारतीय फिल्म संगीत में भी बहुत योगदान है। कर्नाटक संगीत में शास्त्रीय वाद्य के रूप में भी वायलिन को जाना जाता है। इसकी आवाज़ इस तरह से होती है। अभी थोड़ा सा ट्यून नहीं है, मौसम की वजह से थोड़ा सा ये उतर गया है। इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। और एक बहुत ही रेयर इंस्ट्रूमेंट है जो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमने इसको प्रदर्शित किया हुआ है। इस वाद्य यंत्र का नाम है दिलरुबा। आप देख सकते हैं दिलरुबा ऊपर से देखने में सितार लगता है और नीचे से सारंगी है। ये सितार और सारंगी का एक मिश्रण है और ये बो या धनुष की सहायता से बजाया जाता है। इसमें फ्रेट सितार के होते हैं और इसको जो बो किया जाता है वो सारंगी की तरह बो किया जाता है। तो ये था दिलरुबा। दिलरुबा के बाद ये जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं, भारत का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वाद्य यंत्र होने का गौरव प्राप्त है और भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का भी गौरव प्राप्त है सितार को। सितार एक खोखले तुंबे से बना होता है। इधर पीतल के फ्रेट्स होते हैं। सितार में पहले 5 तार होते थे, अभी 7 तार होने लगे हैं। इसलिए सितार बहुत ही लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसकी आवाज़ बहुत ही मधुर होती है, इस तरह से बजाया जाता है। सितार के बाद ये जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं, ये तानपुरा है। तानपुरा में 4 तार होते हैं, लेकिन अभी 5 या 6 तार के भी तानपुरा आने लगे हैं और इसमें एकल वादन संभव नहीं है। इस तरह से तानपुरे को बजाते हैं। कोई भी गायक गाता रहता है, पीछे से तानपुरा बजता है, या कोई एकल वादन करता है तो पीछे से तानपुरा उसके सपोर्ट के लिए इस तरह से बजाया जाता है। ये था एक संक्षिप्त परिचय, जो जिन वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी हमने लगाई हुई है उनका एक संक्षिप्त सा परिचय था। आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। उसके बाद में ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको घोष में प्रयोग किया जाता है। ये पड़व है, ये आनक है, ये गोमुख है और ये तूर्य है।
ये शंख है, ये वंशी है, ये वेणु है। इस तरह से ये वाद्य यंत्र हमारे घोष में प्रयोग किए जाते हैं। और हम लोगों ने चेष्टा की कि जो वाद्य यंत्र एक साथ आप लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं, उसकी एक प्रदर्शनी लगाई जाए जिससे वो आपके सामने आ सके और आप उनको देख सकें। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं वेस्टर्न म्यूज़िक में यूज़ होने वाला कॉन्सर्ट फ्लूट के नाम से जाना जाता है। ये देखने में तो बांसुरी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें स्वरों को बजाने के लिए कुछ चाबियाँ लगी होती हैं, तो इन चाबियों की सहायता से फ्लूट को बजाया जाता है। इस बांसुरी की आवाज़ भी काफ़ी मधुर है। इसकी आवाज़ भी काफ़ी मधुर है। इसके बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये वेस्टर्न म्यूज़िक से आया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको सैक्सोफोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार ही एडोल्फी सैक्सो ने किया था, तो उनके नाम पे इस इंस्ट्रूमेंट को सैक्सोफोन के नाम से जाना जाता है। इसकी आवाज़ भी काफ़ी मादक होती है, काफ़ी मनमोहक होती है, और इसको घोष में हम लोग नागांग के नाम से जानते हैं। ये भी पश्चिमी सभ्यता से आया हुआ एक वाद्य यंत्र है जिसको हम ट्रम्पेट के नाम से जानते हैं। घोष में हम इसे तूर्य कहते हैं। इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है। ये जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं, ये भारतीय संगीत में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, और ये पहले वेस्टर्न म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, लेकिन 1930 में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन के आने के बाद में पश्चिमी संगीत की दुनिया से इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय संगीत में ये उसी तरह लोकप्रिय है जैसे पहले लोकप्रिय हुआ करता था। गीत, गज़ल, भजन, कव्वाली बिना हारमोनियम के पूरी नहीं होती। और ये जो हारमोनियम के सामने, ये काफ़ी प्राचीन हारमोनियम है, 150 वर्ष पुराना हारमोनियम है, जिसे पैर से हवा करके बजाया जाता था। इसको दोनों हाथों से बजाया जाता था और दोनों पैरों से इस तरह से बैलो किया जाता था। जी जी, ये वो हारमोनियम है। और कुछ एक साधारण सा हारमोनियम है आपके सामने। ये और ये सर, ये 150 वर्ष पुराना हारमोनियम है, 150 वर्ष पुराना। और ये आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हारमोनियम को लाने ले जाने की सुविधा के हिसाब से थोड़ा कॉम्पैक्ट किया गया, पोर्टेबल बनाया गया, तो इसको ये दबाने से अंदर चला जाता है और एक छोटी सी पेटी का आकार ले लेता है। सफ़र करने में आसान होता है, इसलिए इसका नाम ही सफ़री हारमोनियम रख दिया गया। ये आपके सामने है जी। ये मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास बहुत है। ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली किसी ज़माने का म्यूज़िक सिस्टम यही है। जो भी संगीत इन वाद्य यंत्रों से उत्पन्न किया जाता है उसको इसी के माध्यम से सुना जाता था। आज बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़े डीजे एम्पलीफायर्स आ गए, लेकिन आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले यही माध्यम था संगीत को सुनने का। जो भी संगीत रिकॉर्ड किया जाता था, जो
गायन वादन रिकॉर्ड किया जाता था, उसको सुनने का सिर्फ एक और एक माध्यम यही था। ये काफ़ी प्राचीन है और ये आपके सामने है श्रीमती प्रेमिला शेखरी जी, ये इनके कलेक्शन में से एक है। इसके बारे में कुछ बताएंगी हमारी प्रेमिला जी। HMV ओल्डेस्ट मॉडल है, इसमें हम लोग रिकॉर्ड बजा के बेचते थे, हमारी दुकान थी और ये करीब 100 साल पुराना है। इसमें और कुछ कहना जी, जैसा कि बताया कि प्रमिला जी ने कि ये 100 साल पुराना है, यानी कि बहुत रेयर चीज़ है ये। अब 1973 में हमने गोल्डन जुबली बनाई थी, इसका मतलब है कि ये 100 साल पुराना है। जैसा कि मैम कह रहे हैं कि 1973 में उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट की गोल्डन जुबली की थी। इट मीन्स कि नाउ ये सेंचुरी हो चुका है, तो ये बड़े गर्व का विषय है कि ये इन्होंने उसको संजो करके रखा हुआ है और ये हमारी धरोहर है, ये हमारे भारतवर्ष के संगीत की धरोहर है। रिपेयर नहीं कराना पड़ा और आज भी उतनी बुलंद आवाज़ में इसको कभी रिपेयर भी नहीं कराना पड़ा, मैम बता रही है। और जैसी आवाज़ में ये पहले 50 साल पहले 70 साल पहले बजता था, अभी भी वैसे ही बजता है। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसमें किसी भी तरह के विद्युत प्रवाह की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरह सेल या बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें एक हैंडल लगा हुआ है जिसको घुमाने से ये चार्ज हो जाता है और बजता है। मैम ज़रा सा बजा के इसको दिखाएंगे। देखिए, कोलंबिया कंपनी का रिकॉर्ड है और ये आपके सामने ये शायद आज आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ सालों के बाद में ये कहानी बन कर रह जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को शायद इसका पता न लगे, इसीलिए हमने इसका प्रदर्शन किया हुआ है कि हमारी नई पीढ़ी को भी पता लगे हमारी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। आंटी गाना कैसे चेंज करते हैं इसमें? रिकॉर्ड बदलना पड़ेगा। नहीं चेंज अगर इसमें एक ही गाना रहता है, एक रिकॉर्ड, एक साइड में एक गाना, दूसरे साइड में दूसरा अच्छा गाना। दूसरा बदलिए। LP में क्या होता है कि एक ही में 2-3 गाने भी होते हैं। हाँ। एक ही साइड में जो LP रिकॉर्ड बड़ा वाला रिकॉर्ड है उसमें एक साइड में 2-3 गाने भी होते हैं। और पहले रिकॉर्ड में फिल्मों की स्टोरियाँ भी आया करती थी। शोले की फिल्म की स्टोरी रिकॉर्ड पे आई थी। अच्छा। तो कई रिकॉर्ड्स का सेट था एक शोले की स्टोरी। तो ज़माने में लोग शोले की स्टोरी भी रिकॉर्ड पे सुना करते थे। आप सबने सुब्बू श्रीनिवास प्रदर्शनी मंडप में आयोजित प्रदर्शनी का आभासी अवलोकन किया होगा। आपको प्रदर्शनी अच्छी लगी होगी। आपने समझा होगा कि हमारे पास इस देश में जो विलुप्त हो गए हैं वाद्य, उनका भी प्रदर्शन देखा होगा। और जो पाश्चात्य संस्कृति के वाद्य हैं जो अपने भारत में भी उपयोग में आते हैं और संग में
जो घोष में वाद्य बजाए जाते हैं, सबका प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया गया था। आपने अवलोकन किया, आपको पसंद आई होगी।